Hi friends, today we are going to understand what micro, small and medium enterprises is all about, and we have to go through the meaning and then features. So we will classify MSME, general problems so we will understand, then MSME Act क्या होता है वो देखेंगे, and to when to apply MSME, who can apply, and some government schemes. Okay. Hi, I'm Niharika, and you can write me on this email and can also follow me on Insta. What is MSME? दोस्तों ये डेफिनेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है. It is the apex executive body as a branch of government for the formulation and administration of micro, small and medium enterprises. ये सबसे एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एक गवर्नमेंट का ब्रांच है. किस लिए? ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके और एडमिनिस्टर किया जा सके जितने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल के एंटरप्राइजेस हैं उनको. ठीक है, तो इसको हम क्लासीफाई अगर करेंगे तो हम जानेंगे दो तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं दोस्तों. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, सेकंड होता है सर्विस एंटरप्राइजेस. सो हम यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअली कौन से एंटरप्राइजेस जो हैं हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में. तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, अगर जहाँ पे भी हम प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर हम अगर 25 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो वो माइक्रो लेवल का एंटरप्राइजेस है. और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो सब है जहाँ पे हम 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम इन्वेस्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में. देन मीडियम लेवल ऑफ एंटरप्राइजेस वो है जो 10 करोड़ से कम और 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया हो प्लांट एंड मशीनरी पे. तो सर्विस एंटरप्राइजेस क्या है? सर्विस एंटरप्राइजेस के केस में अगर माइक्रो हम उस चीज़ को पकड़ेंगे, उस एंटरप्राइजेस को हम माइक्रो एंटरप्राइज समझेंगे जहाँ पे हमने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट किया है 10 लाख से कम. और जो स्मॉल है, स्मॉल लेवल ऑफ एंटरप्राइजेस उसको मानेंगे जहाँ पे हमने इक्विपमेंट में 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया है और 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो. और मीडियम में मीडियम लेवल एंटरप्राइजेस में हमने किया गया है 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट एंड देन 2 करोड़ से ज़्यादा अगर हमने इन्वेस्ट किया है इक्विपमेंट में. तो एमएसएमई के क्या क्या फीचर्स है देखते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पहले तो एमएसएमई हेल्पफुल होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट ऑल जनरेट कर सकें. ठीक है, देन हम इसको एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक ही एस्टेब्लिशमेंट में नहीं बल्कि एक होल इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसको ग्रोथ कर सकते हैं. ठीक है. लो जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों जब कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो उसका जो बच्चा होता है उसको टाइम लगता है. ठीक है, टाइम क्या चीज़ के लिए लगता है कि बच्चा का अंदर से डेवलपमेंट हो, मेमोरी डेवलप हो, उसका बॉडी का शेप हो सही से. ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो यूजुअली 9 to 10th मंथ रहता है. तो उसी तरह से हमको जो लो जेस्टेशन पीरियड मतलब कि ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है, बहुत जल्दी हम अपना जो अचीव कर लेते हैं. जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एंटरप्राइजेज़ के वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको बहुत कम टाइम में हम अचीव कर लेते हैं ड्यू टू एमएसएमई. ओके, कैसे करते हैं कि हमको कैपिटल और जो लेबर है वो बहुत अच्छे से हमको लोकली एडजस्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि आप देख रहे हो कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. कैसे जनरेट कर रहे हैं कि लोकल जो भी पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं क्योंकि हम एक नया एंटरप्राइज़ लाए हैं, एक तो नया बिजनेस है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसको दिखा रहे हैं कि लोकल जो भी पर्सन को हम हायर करते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही मिलता है लेकिन हमको लेबर भी मिल जाता है, वो भी इजीली मिल जाता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लो लेवल ऑफ कैपिटल की हमको ज़रूरत पड़ती है. तो एमएसएमई में क्या होता है, बहुत सारे एमएसएमई डी एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों कि वैसे हम इस पे क्या होता है कि हमको जो भी लाइसेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता क्योंकि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड किए हैं.
और अगर एमएसएमई में हम रजिस्टर किए हैं तो उस बेनिफिट्स के हिसाब से बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं जो हमको हमारे बजट, हमारे प्राइस को एडजस्ट करने में हेल्प हो जाती है। ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जैसे मैंने कहा था कि हमको लेबर जो है ईजीली मिल जाते हैं क्योंकि हमने एमएसएमई के अंडर हम लोग रजिस्टर्ड हैं। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, हमको लोकल रिसोर्सेज में भी कोई कमी नहीं होती है, हमको चीप में मिल जाता है। देन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन बेटर हो जाता है क्योंकि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। देन फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब होता है दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये आता है कि बैकवर्ड मतलब हो गया कि आप जैसे भी करके आप अगर सोचिए कि एक कार बना रहे हैं तो उसका टायर जो है वो आपकी कंपनी की नहीं होती है, आप किसी और कंपनी से लेते हैं, तो वो आपका बैकवर्ड एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। तो जहाँ से आप ले रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड वो है जो आपका मतलब कि जिसने आपसे रिसोर्सेज लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि हमको फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हमको मिल जाते हैं, ठीक है, जिनको भी हम लोग का प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो देन आता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। आपको जो कस्टमर सर्विस आप दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाहर को भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहता है क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्मॉल एंटरप्राइज में हैं तो हमको बहुत सारी सिचुएशन का फेसअप करना पड़ता है, हमको नहीं पता होता है कि क्या क्या हमको एक्सपेंस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। देन इनएडिक्वेट मैनेजमेंट, अगर आप मतलब कि एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है तो वो भी तो एक हिसाब से मैनेजमेंट में बहुत सारे जब चैलेंजेस आते हैं तो उसको मैनेज करना हमारे लिए और भी मुश्किल बन जाता है क्योंकि हमको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाता है या फिर शॉर्टेज आ जाता है लिंकेज में, ठीक है। लेबर प्रॉब्लम आ जाता है, तो लेबर प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हमको राइट लेबर नहीं भी मिलेंगे, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन नीड्स, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट में हमको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो भी तो भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हमको ज़रूरत होती है उसमें हमको कमी रहती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज आते हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं और टेक्नोलॉजी हमको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म जैसे है मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो जो लेवल एंटरप्राइजेस है। तो यहाँ पे जो लार्ज एंटरप्राइजेस है वो नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारी कमी तो रहेंगी, टेक्नोलॉजी मिलना भी मुश्किल रहेगा क्योंकि वो भी एक कॉस्ट में आता है दोस्तों। तो देन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जो हो सकता है कि आपको पुराने टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ रहा है या अभी के टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं काम कर सकते हैं क्योंकि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी हमको चाहिए वो चीज़ से हमको कमी हो सकती है। प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस, एक्सोजेनियस फैक्टर्स। तो आप जानते हैं कि एमएसएमई एक्ट 2006 क्या है। तो दोस्तों वैसे एमएसएमई में आपको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी लोग रजिस्टर क्यों करते हैं, तो उसके लिए साफ साफ आंसर है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है उसके प्रमोशन के लिए, ताकि लोग एमएसएमई पे ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर करें, उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लाए हैं। प्लस आपका जो बेनिफिट्स है इस एक्ट के हिसाब से, एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार जो सब बेनिफिट्स है उसको पाने के लिए भी जो एंटरप्राइजेस हैं वो जैसे भी करके अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअली बेनिफिट्स है। पहले आ जाता है कोलेटरल बैंक लोन्स। कोलेटरल बैंक लोन्स मतलब है दोस्तों फ्री बैंक लोन्स। फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री बैंक लोन्स मतलब है कि आपको कुछ चार्ज नहीं कर रहा, आपका कुछ प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं वो लोग, आप जो बिजनेस लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करना पड़ रहा है, प्लस आपको कुछ मतलब देना नहीं पड़ रहा है बैंक को कि आप हमको लोन के बदले आप मेरे मतलब लोन आपको इस लैंड के बेसिस में या इस प्रॉपर्टी के या बॉन्ड्स पेपर के बेसिस में हमको लोन दीजिए, नहीं। एमएसएमई में जो रजिस्टर होगा उसको फ्री में लोन मिल जा रहा है, ठीक है। देन सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन,
तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको पता है कि जो कुछ भी हमको चार्जेस लगते हैं वो हमको 50% कम हम में मिल जाते हैं, क्योंकि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। देन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जेप्शन। एग्जेप्शन मतलब हो गया दोस्तों कि हम जब करेंट अकाउंट, आपको पता है लोन अकाउंट रहता है दोस्तों, तो हम जब विड्रॉ करते हैं और हम लोग का जो अकाउंट में पैसे हैं वो उतने नहीं हैं और हम ओवर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमको कुछ इंटरेस्ट रेट होता है जिसके हिसाब से हम सिर्फ हम लोग जितना लिए हैं उतना ही पे नहीं करते हैं, बल्कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट। पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आता है, अगर एमएसएमई में हम लोग रजिस्टर्ड हैं तो हमको जो 1-2% जो इंटरेस्ट रेट है वो हमको एक्सेप्टेड है, हमको देना नहीं पड़ेगा, 1-2% का छूट मिल जाएगा हमको। तो ये डिफ़र करता है दोस्तों बैंक टू बैंक, हर बैंक में अलग अलग जो रूल रेगुलेशन हो सकता है, कहाँ पे 2% भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी। तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए जो भी हम जब एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ता है उसका एक्सपेंसेस भी हम हमारे लिए सब्सिडाइज हो जाता है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लाइंट होता है, सोचिएगा हम लोग का जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो एंटरप्राइज है वो हमसे लिया है, रबड़ ले रहा है अगर हमसे शू बनाने के लिए, ठीक है, तो हम जो रबड़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए हम जो भी बिल उनको दे रहे हैं उसमें जो डेट रहेगा कि आपको इस डेट में क्लाइंट हमको जो है पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपका जो पेमेंट है वो उस पर प्रेशराइज बन जाता है कि वो कंपनी को आपको पेमेंट करना ही करना है 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन में वो नहीं करता है तो 45 डेज़ के लिए आप उसको मतलब फेसअप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 45 डेज़ क्रॉस कर दे रहा है तो उसको सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं भरना पड़ता, सिर्फ जितना आपको पे करना है उतना देना नहीं पड़ता, बल्कि उसको उसके साथ एडअप हो जाता है उसका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपको मंथली इंटरेस्ट तो वो पे करेगा ही करेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी उस पर एडअप होकर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा अगर वो 45 डेज से क्रॉस कर रहा है, डिले कर रहा है पेमेंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पेमेंट जल्दी मिलने का सुविधा रह जाता है अगर आप रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई में, ठीक है। देन फ्यूअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो कंबाइंड होता है ऑल एंटरप्राइजेस, सिमिलर एंटरप्राइजेस जो होते हैं, तो आपको कम बिल देना पड़ता है। देन आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस रीइंबर्समेंट। ये हो गया दोस्तों, रीइंबर्समेंट का मतलब है कि आप जब आईएसओ सर्टिफाइड बन जाते हो तो उसमें आपको जो भी चार्जेस लगते हैं आपको पहले जो लाइसेंस करने में प्लस आपको सर्टिफिकेशन करने में, ठीक है, वो सब आप क्लेम कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में जब आप अप्लाई करते हो, एक एप्लीकेशन आप देते हो वहाँ पे, तो आपको क्या होगा, ये जो चार्जेस है इससे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल्स एंड स्कीम है जिससे कि वो प्रमोट करता है इस चीज़ को, ठीक है। पहले आ जाता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे जो रूरल हो या अर्बन एरियाज़ हो उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ये प्रोग्राम इसके अंडर आ जाता है। इससे क्या होता है कि एमएसएमई के थ्रू बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसकी वजह से इसको प्रमोट किया जाता है, किसको, एमएसएमई को रजिस्टर्ड करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये एक अच्छा स्कीम सरकार ने बनाया है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस है और आपका जो आपका एंटरप्राइज़ का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है आपके एंटरप्राइज़ को, ठीक है। तो आपके एंटरप्राइज़ के जो क्रेडिट स्कोर मिलता है उसके हिसाब से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं आप अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाईएस्ट है तो। देन क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, ठीक है, ये भी एक स्कीम है कि आपको गारंटीड फंड मिलेगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये होता है कि आपको, आप एलिजिबल बन जाते हो कि आपको एक सर्टिफिकेट मिले कि आपको इंटरेस्ट में आपको सब्सिडी मिले, आप सब्सिडाइज हो जाओ, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्कीम हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही डाले हैं।
तो कौन अप्लाई कर सकता है? दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, एक एसोसिएशन, अ पर्सन हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, फैमिली बिजनेस हो सकता है, वन पर्सन कंपनी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ प्लान्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। पीस।